अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 7th, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू रेशो के बारे में। कंटिन्यू रेशो क्या होती है हमारे पास? अगर हमारे पास दो रेशो गिवन हो, ए रेशो बी एंड बी रेशो सी, तो अगर मैंने उसकी ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करनी है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यू रेशो। मतलब ये तीनों एक साथ हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे, हम इनको कंटिन्यू कैसे बनाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है कि जारी रहना। तो हमने ये दोनों अलग अलग वे में इनको हमने कंबाइन करना है, और दोनों में जो बी चीज़ आ रही है वो कॉमन है, तो इसको हम कंबाइन किस तरह करते हैं वो आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए रेशो बी, वो मेरे पास क्या वैल्यू है 3:5। देन उसके बाद मेरे पास बी रेशो सी है। अगर मैं आगे सी लिख देता हूँ इस तरह, तो बी और सी की वैल्यू जो मेरे पास होगी 5:6, वो इससे आगे नहीं लिखेंगे, इसे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 5:6। तो पहली जो वैल्यू थी आपके पास ए रेशो बी, उसको हमने 3:5 में लिखा, और जो बी रेशो सी थी उसको मैंने उसके नीचे बी के नीचे ही 5 लिखना है और सी के नीचे हम लिखेंगे 6। अब इसको आगे सोल्व किस तरह करेंगे हम, उसके लिए रूल है कि आपके पास आपने क्रॉस इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 को 5 से, फिर 5 को 5 से, और फिर 5 को 6 से, इस तरह मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और देन 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि या किसी सेम टेबल पे इनकी कटिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर हम 15, 25 और 30 को देखते हैं तो 5 पे तीनों की कटिंग पॉसिबल है। तो जब 5 पे तीनों की कटिंग करेंगे तो 3:5:6। जब हम तीन नंबर्स की कंबाइंड रेशो फाइंड कर रहे होते हैं तो कटिंग भी तीनों की कंबाइन होनी चाहिए। मतलब अगर 3 और 6 की कटिंग अब हो रही है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि 5 उस टेबल पे नहीं जाता 3 के टेबल पे, तो इसलिए यही आपका आंसर होगा कि ए रेशो बी रेशो सी जो होगा वो इक्वल होगा 3:5:6 के। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मेरे पास एक्स रेशो जी गिवन है 3:2, लेकिन जो नेक्स्ट है वो वाई रेशो जी है। मतलब जी पे जो एंड हो रहा था स्टार्ट जी से नहीं हो रहा। तो हमारे पास जब इसको कंटिन्यू रेशो में लिखेंगे तो ये होना चाहिए कि जहाँ से हमारे पास एंड हो रहा है वहीं से अगली वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि उसको कंबाइन कर सकें। तो मेरे पास एक्स रेशो जी तो मेरे पास गिवन है 3:2, लेकिन मुझे जी रेशो वाई चाहिए, तो मैं जी और वाई को रिप्लेस कर सकता हूँ। जी को पहले लिख दूंगा, वाई को बाद में, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो ये रेशो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। दोबारा समझ लें कि हमारे पास एक्स रेशो जी गिवन थी, लेकिन नेक्स्ट जो रेशो है वो वाई रेशो जी है, लेकिन हमें जी से ही अगला स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास बी पे एंड हो रहा था तो बी से स्टार्ट हो रही थी वैल्यू नेक्स्ट, तो इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया वैल्यू को, और जी पहले लिख दिया वाई। जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो राइट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है उनको भी इंटरचेंज करना होगा। तो अब मेरे पास ये पॉसिबल है लिखना एक्स रेशो जी रेशो वाई। तो 3 और रेशो 2 इसकी वैल्यू है, पहले हम वो लिख देंगे 3:2। देन जी की वैल्यू 2:1 आ गई है, तो 2:1। अगेन मल्टीप्लिकेशन उसी तरह चलेगी, 3 को 2 से करेंगे 6, देन 2 को 2 से किया 4, देन 2 को 1 से किया 2। अगेन इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, तो 3:2:1। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, एक्स जी और वाई का आंसर आ रहा है, एक्स जी एंड वाई 3:2:1। लेकिन आंसर मैंने किसका फाइंड करना था, एक्स वाई और जी का। इसका मतलब है कि वाई जो है वो मिडिल में होना चाहिए, तो एक्स वाई और जी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर वाई और जी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे वैल्यू, क्योंकि वाई को मैंने यहाँ लिख रहा हूँ और जी को इस तरफ, तो ये 1 इधर 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 आ जाएगा 1 की जगह पे, तो 3:1:2। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा जो मुझे रिक्वायर्ड था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मेरे पास चिकन एंड मटन की रेशो गिवन है 2:1 एंड चिकन एंड बीफ की रेशो है 5:2। तो इसको स्मॉल एब्रीविएशन में मैं सी रेशो एम लिख सकता हूँ, वो मेरे पास 2:1 है, और सी रेशो बी जो है मेरे पास वो है 5:2। तो जब मैंने फाइंड करना है वो मैंने सी रेशो एम रेशो बी फाइंड करना है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एम पे एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एम वैल्यू है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, वो है सी। तो इसका मतलब है कि मुझे जो सी पे एंड करके आगे सी से ही स्टार्ट करना होगा, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको एम रेशो सी में लिख सकता हूँ, तो ये 1:2 बन जाएगी।
तो अब आप देखें m रेशो c है और आगे c रेशो b बन रही है, तो अब कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो m रेशो c रेशो b। तो पहले हम लिखते हैं m और c की वैल्यू वो है 1 रेशो 2, देन नेक्स्ट है 5 रेशो 2, आगे c रेशो b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, देन 2 मल्टीप्लाई 5 10, देन 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो मेरे पास 5 रेशो 10 रेशो 4 आ जाएगा। इससे आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है सेम टेबल पे, लेकिन फाइंड मैंने किसी करनी है, c रेशो m रेशो b फाइंड करना है। ये मैंने रेशो फाइंड करनी है, c रेशो m रेशो एंड b। तो मेरे पास जो अभी आंसर आया है वो आया है m रेशो c रेशो b, 5 रेशो 10 रेशो 4। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, c चाहिए, तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर लेता हूँ, c रेशो m देन रेशो b। अगर इन दोनों को रिप्लेस करूँगा तो इसकी पहली दो वैल्यूज़ को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 10 रेशो 5 m रेशो 4। तो ये कंटिन्यू रेशो मेरे पास आ गई जो मैंने रिक्वायर्ड थी, चिकन मटन एंड बीफ की रेशो। तो 10 5 एंड 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं 6.2 पे, जिसमें हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि पहले क्वेश्चन में m दिया हुआ है और सेकंड में भी m वैल्यू की हमें रिक्वायर्ड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो रूल है वो है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और जो मिडल वैल्यूज हैं दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं मीन्स और इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट होगी वो मीन की प्रोडक्ट की क्या होगी, इक्वल होगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ m मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल होगा 13 मल्टीप्लाई 6। 13 और 6 की प्रोडक्ट ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन के। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन 13 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3, देन कटिंग हो जाएगी 2 पे और 26 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे, जो कि डेसिमल में दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी वही रूल अप्लाई होगा कि m मल्टीप्लाई होगा 0.21 से, देन 6.3 मल्टीप्लाई होगा 0.06 से। अब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो आपके पास 21 ओवर 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे दो वैल्यूज़ हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। 63 ओवर 10, इसका जब डेसिमल ख़त्म करेंगे पॉइंट की जगह पे 1 आगे दो डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये मेरे पास जो 100 है ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 63 ओवर 10 मल्टीप्लाई 6 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 ओवर 21। ये दोनों वैल्यू जाके क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो 100 की कटिंग 100 पे हो जाएगी, देन इन दोनों की कटिंग हो सकती है 21 की 3 पे कटिंग होगी तो 63 बन जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और नीचे मेरे पास 10 आ गया। तो इसकी सिंपल कटिंग का या डेसिमल में लेके आना है तो 1 0 है तो 0.1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1.8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप अगर आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन हो तो आप एक अननोन वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर उसमें नेक्स्ट हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पे, जिसमें हमने 2 में फाइंड करना है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है कि मेरे पास फोर्थ नंबर पे वैल्यू होगी वो मैंने फाइंड करनी है। 3 वैल्यू मुझे गिवन है, 2:5, देन मैं प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, इक्वल भी साइन लगा सकता हूँ, देन 6 और लास्ट में मैं x लिख देता हूँ जो मैंने फाइंड करना है। क्योंकि जब तक मेरे पास 4 वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं होंगी मैं इस पर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने फोर्थ नंबर पे क्या लिख दिया, x लिख दिया जो मैंने फाइंड करना था। अब मैं वही रूल अप्लाई करूँगा, फर्स्ट का लास्ट से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई 2 बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई 6, 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट मेरे पास है मीन प्रोपोर्शन। मीन को हम यहाँ पर अगर उर्दू में लिखें तो लिख सकते हैं दरमियान। तो यहाँ पर आपके पास 4 है लेकिन दरमियान में 2 वैल्यूज़ मिसिंग है, देन आपके पास रेशो 16। तो मीन प्रोपोर्शन जब हमने फाइंड करना होता है तो हमारे पास सेंटर में 2 x आएंगे ताकि ये 4 वैल्यूज़ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो जो यहाँ पे वर्ड लिखा होता है उसके मुताबिक हम x की पोजीशन लिखते हैं। अगर मीन प्रोपोर्शन होगा तो दरमियान में x लिखेंगे, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन होगा तो फोर्थ नंबर पे x लिखेंगे, 1 2 3 एंड फोर्थ वैल्यू x होगी। अगेन रूल वही यूज़ होगा, 4 मल्टीप्लाई 16 और x मल्टीप्लाई x। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 16, x की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 64, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स
ये इसके से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो 64 किसका स्क्वायर बनता है? 8 का स्क्वायर बनता है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट से अगले स्टेप में कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा 8। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसमें अब हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में। उसके लिए क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास वो डायरेक्ट और इनवर्स से रिलेटेड होंगे। 6.2 में आप डायरेक्ट प्रपोर्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन जब 6.3 पे आप मूव करेंगे तो आप इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में भी आइडिया हो जाएगा आपको। तो पहले मैं 6.2 के आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अभी डायरेक्ट का आइडिया आपको देता हूँ। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है मेरे पास? डायरेक्ट प्रपोर्शन ये होता है कि अगर मेरे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो सेकंड भी इंक्रीज करेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो सेकंड भी डिक्रीज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपीज़ है और मैं उससे जो कॉपीज़ परचेज करना चाहता हूँ वो 4 कॉपीज़ में परचेज कर सकता हूँ। 100 रुपीज़ में कितनी कॉपीज़ परचेज कर रहा हूँ? 4। अगर मैं अमाउंट ज़्यादा कर देता हूँ, 200 रुपीज़ कर देता हूँ, तो डेफिनेटली कॉपीज़ भी कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो उसे बोलते हैं कि वो डायरेक्ट रिलेशन है आपस में दोनों का। इसी तरह अगर एक चीज़ कम हो रही है, 50 रुपीज़ कर देता हूँ, तो अब कॉपीज़ 2 हो जाएंगी। तो एक चीज़ के कम होने से कॉपीज़ भी क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। तो ये भी क्या होगा? डायरेक्ट ही होगा। दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है, अदर डिक्रीज करती है, और अगर एक डिक्रीज करे अदर इंक्रीज करे तो ये भी क्या होगा? इनवर्स प्रपोर्शन होगा। तो अभी इसकी जो एग्जांपल है वो मैं नहीं दे रहा क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी 6.2 में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब 6.3 पे हम मूव करेंगे तो उसमें हम इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अ वर्कर इज पेड ₹2130। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास अमाउंट है रुपीज़, वो मेरे पास है 2130, जो कितने दिनों में यूज़ हो रही है? 6 डेज पे। तो दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है? डेज है, 6 डेज। 6 दिनों में जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको इतनी अमाउंट पे हो रही है 2130 रुपीज़। हमने ये बताना है कि 9,230 रुपीज़ कितने दिनों में पे करेंगे। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसको हम क्या कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। तो इस तरह हम लिख सकते हैं और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास टोटल 4 वैल्यूज बनेंगी हर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें से एक आपको फाइंड करनी होगी। तो रुपीज़ मेरे पास 2130 है फॉर 6 डेज, उसके लिए 6 लिख दिया है। देन 9230 रुपीज़ के लिए मुझे डेज फाइंड करने हैं, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब पहले हमने ये देखना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो आप ये देखें कि आपको 6 दिनों में इतनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं लेबर्स को या वर्कर्स को। जब आप ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे इसका मतलब है कि उन्होंने ज़्यादा दिन काम किया वर्कर्स ने, तो इसका मतलब यह है कि डेज बढ़ रहे हैं तो अमाउंट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 दिनों से कम वो काम करें और अमाउंट उनको ज़्यादा पे करें हम। तो अमाउंट तभी ज़्यादा पे हो रही है जब उन्होंने ज़्यादा दिन काम किया है। इसका मतलब है कि दिन भी बढ़ रहे हैं और अमाउंट भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज करें तो वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट को सॉल्व करने के लिए आसान सा रूल है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। x मल्टीप्लाई 2130 और दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 9230। अगर डायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अगर इन्वर्स का क्वेश्चन होगा तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि 6.3 में हम सीखेंगे। तो आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उठा के डिवाइड हो जाएगा। 2130, 0 को 0 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। देन इन दोनों की 3 पे कटिंग हो रही है, 3 2 6, देन 3 7 21 और 3 3 1 3। अब 71 को 923 पर डिवाइड करके देखते हैं कि ये डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। तो 71 बाहर आ जाएगा। पहले 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 71, देन 21 और 3। अब 7 के ऊपर 21 3 पे आता है, तो 3 से अगर करेंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 213। इसका मतलब है कि 71 की इस पे कटिंग हो जाएगी 13 के ऊपर, और 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 26 डेज। तो जो 6 दिनों में पहले काम कर रहे थे तो उनको 2130 रुपये पे हो रहे थे, अब वो 26 डेज काम कर रहे हैं तो उनको 9230 रुपीज़
पे हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास उज़ैर टेक 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स। तो दो चीज़ें हम पहले वो लिख लेते हैं। स्टेप्स हैं यहाँ पे जो है 75, और उसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो मेरे पास हो रहा है 50 मीटर। अब नेक्स्ट में मेरे पास हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, जबकि स्टेप्स मुझे गिवन है 375 स्टेप्स हैं, और डिस्टेंस मैंने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। आप देखें 75 स्टेप्स जब वो कवर कर रहा है, 75 कदम जब चल रहा है तो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब वो ज़्यादा स्टेप्स मूव करेगा, 375 स्टेप्स मूव करेगा, तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने कदम वो ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा फासला कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए x को 75 से और 50 को 375 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई 75 दैन 50 मल्टीप्लाई 375। अब 75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 375 ओवर 75। इन दोनों की कटिंग हम 25 पे कर देते हैं, 2 पे देन 3 पे। उसके बाद 3 और 375 की कटिंग पॉसिबल है। 3 को 1 से करेंगे, देन 2 पे 6, देन 1 कैरी 125। तो 250 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर आंसर आएगा। इसका मतलब है कि जब उसने 375 स्टेप्स मूव किए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 250 मीटर। तो इनकी मदद से आप बाकी क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर सकती हैं, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के होंगे। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें हमारे पास एक चीज़ क्वांटिटी इंक्रीज कर रही होगी और अदर क्वांटिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। थैंक यू सो मच।